हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज एंटर पे। दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि चैप्टर 7 है। अब चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हम लोग क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 5 और चैप्टर 6 उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सिटीजनशिप से आज तक बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ जो चैप्टर 5 है जिसमें हम लोग को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात की गई है, उससे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक मेन चैप्टर और सबसे लंबा चैप्टर, लगभग सबसे लंबा तो नहीं है लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर है फंडामेंटल राइट, जिसका हम लोग पार्ट 1 आज शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में अवेलेबल मिलेगा आपको। 25 पार्ट है, उसमें से पार्ट 3, ठीक है। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, यानी कि पार्ट 3 में ही आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल्स हैं उनमें फंडामेंटल राइट मौजूद है। अब इस फंडामेंटल राइट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं वो यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। उसी के इंस्पिरेशन के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स आए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा एक टाइप का बड़ा सा चार्टर था, एक टाइप का चार्टर बोलिए या फिर एक रिटर्न स्टेटमेंट बोलिए, जिसको अंग्रेजों ने जारी किया था बेसिक राइट्स के लिए इंग्लैंड में, ठीक है। तो उसको मैग्ना कार्टा बोलते थे और इंडिया का मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट को बोला जाता है। अब ये जस्टिसिएबल है नेचर में। जस्टिसिएबल का मतलब यह है कि इनके लिए आप कोर्ट में जा करके इनके लिए दलीलें पेश कर सकते हो, इनके लिए आप केस फाइल कर सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट मेरे को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इनके लिए आप लड़ सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट बेसिकली बेसिक राइट्स ही हैं जो एक ह्यूमन के पास होने चाहिए अपनी लाइफ को वर्दी रूप से जीने के लिए, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट को जो है निकाल दिया गया था। कैसे निकाल दिया गया था मैं आपको बताता हूँ। जैसे 7 फंडामेंटल राइट जो अवेलेबल थे हमारे पास, उनमें से एक फंडामेंटल राइट जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 से। और किस एक्ट के थ्रू हटाया गया? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो ये अमेंडमेंट एक्ट याद रखिए कौन सा था। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक अब फंडामेंटल राइट तो रहा नहीं, तो इसको इन लोगों ने लीगल राइट बना दिया, ऑर्डिनरी राइट बना दिया, जिसको कभी भी अमेंड किया जा सकता है। और इसको पार्ट 12 में डाल दिया पार्ट 3 से, ठीक है। पहले पार्ट 3 में था, बाद में पार्ट 12 में डाल दिया। और आर्टिकल 300A में अब ये पहुंच गया। पहले ये आर्टिकल 31 में था, ठीक है। तो ये चीज़ थी पहले इसके साथ, लेकिन बाद में ये आर्टिकल 300A में आ गया। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्सक्लूड कर दिया गया। और अब जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है वो बेसिकली बस 6 बचे हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 थे। फिर फीचर्स क्या क्या है हमारे फंडामेंटल राइट के, क्या क्या खासियत है? तो इनमें से कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स के पास अवेलेबल हैं, तो कुछ जो है सारे के सारे टाइप के लोगों के पास अवेलेबल हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, चाहे वो लीगल पर्सन हो, ठीक है। आ जाएंगे आधे घंटे। तो अब ये जो फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट भी नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि हमेशा नहीं रहते। क्यों नहीं रहेंगे? जो सरकार है वो चाहे तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर सकती है, रुकावटें डाल सकती है, मतलब कि बंदिशें लगा सकती है इन फंडामेंटल राइट्स पे कुछ सिचुएशंस में। और वो बंदिशें जायज़ हैं कि नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है। कि उनके पीछे जो रीज़न है बंदिशें लगाने का फंडामेंटल राइट पे, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो है गारंटर और डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी घोषित किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब इनमें से कई ढेर सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो अगेंस्ट स्टेट के आर्बिट्री एक्शन है, मतलब कि जो सरकार है वो कोई गलत कदम ना उठाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट लाए गए हैं, ताकि सरकार किसी भी तरीके से जो बेसिक राइट्स हैं हमारे सिटीजन्स के उनका हनन ना कर सके, ठीक है। और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी कुछ फंडामेंटल राइट लाए गए हैं, जिसके थ्रू जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो नॉर्मल सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना कर सकें, ठीक है। इसी के साथ साथ उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट कैरेक्टर में निगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। निगेटिव का मतलब है कि कुछ फंडामेंटल राइट स्टेट को मना करते हैं काफ़ी कुछ करने के लिए, जैसे कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा नहीं दे सकते, किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? स्टेट के लिए नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो दिस इज निगेटिव इन कैरेक्टर। एंड कुछ पॉजिटिव भी हैं कि ये कर सकता है स्टेट, ये कर सकता है स्टेट, ये एक आदमी कर सकता है छूट के साथ, ये एक आदमी कर सकता है। तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है, कर सकता है पॉजिटिव, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते निगेटिव, ठीक है। जस्टिसएबल होते हैं कैरेक्टर में, यानी कि जो है ऐसे राइट्स जो होते हैं इनके लिए आप कोर्ट को मूव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो है आप ये कर सकते हैं कि कोर्ट में अगर केस जाता है तो उसमें लड़ करके आप जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को पा भी सकते हैं, रिट्स इशू हो जाएंगे उसके लिए। फिर इनको फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड करता है और गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट। ये परमानेंट नहीं है फंडामेंटल राइट, क्यों? क्योंकि इनको अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। और परमानेंट इसलिए भी नहीं क्योंकि इनको सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। अगर देश में कोई इमरजेंसी पड़ती है, जिसका हम लोग आगे पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस में, तो उस टाइम पे उसको सस्पेंड किया जा सकता है।
जहाँ पर आर्टिकल 31A, 31B और 31C आएंगे, वहाँ पर सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वहाँ फेल कर जाते हैं कि इनको टक्कर दे करके अपने फंडामेंटल राइट सिटीजन बचा सकें, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफाइड एक्सेप्शंस है फंडामेंटल राइट को लेकर के, जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनमें फंडामेंटल राइट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को लोगों को नहीं मिले हुए हैं, जो सेना बल में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, इन लोगों को नहीं मिला हुआ है फंडामेंटल राइट, क्योंकि उसको पार्लियामेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रखा है? ताकि एक डिसिप्लिन बना रहे। अगर इनको भी फंडामेंटल राइट देने लग गए तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से हमारा जो डिफेंस है इंडिया का वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, अब मार्शल लॉ में भी जो है इन फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ में मिलिट्री रूल होता है, तो मिलिट्री अपने कायदे और कानूनों से चलती है। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स की उस टाइम पे बंद कर दिए जाते हैं, ताकि अराजकता की जो स्थिति है जो स्टेट में फैली हुई है वो खत्म हो सके। इसी के साथ साथ इनमें से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, जैसे कि आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो उसके लिए कोई लॉ पास करने की जरूरत नहीं कि राइट टू इक्वालिटी के लिए कोई लॉ पास हुआ, नहीं, वो राइट टू इक्वालिटी हर केस में देखी जाएगी। ठीक है, तो वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है कि आप सीधे सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जिनको इन्फोर्स किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ। कोई एक लॉ बना दिया जिसके बेसिस पर उस फंडामेंटल राइट को जो है इन्फोर्स किया गया है। तो लॉ किस टाइप का बनाया गया? जैसे मान लीजिए आर्टिकल 17 जो है उसको इन्फोर्स करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 में लाया गया था। तो वहाँ पर एक एक्ट लाया गया, एक लॉ लाया गया, किसके लिए? आर्टिकल 17 के लिए। ठीक है, तो उस केस में हमने क्या देखा कि आर्टिकल 17 जो है उसको किस टाइप का चीज़ है कि इसको लॉ चाहिए फोर्स में आने के लिए। तो दो टाइप के हमको फंडामेंटल राइट भी देखने मिल गए। तो ये सब हमारे क्या थे? हमारे फीचर्स थे फंडामेंटल राइट के। अब ये देख लेते हैं हम लोग कि आर्टिकल 12 में क्या है, जहाँ से हमारा फंडामेंटल राइट का स्टोरी शुरू होता है। तो आर्टिकल 12 में बेसिकली हम लोग को स्टेट का मतलब बताया गया है। स्टेट जहाँ जहाँ हम लोग यूज़ करेंगे उस स्टेट का मतलब होगा क्या। ये स्टेट वैसे तो सरकार है, लेकिन ये इसमें क्या क्या आता है। तो स्टेट में हम लोग को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन देखने मिलेंगे यूनियन गवर्नमेंट के। जो केंद्र सरकार है उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव मतलब कि पार्लियामेंट, और एग्जीक्यूटिव मतलब कि प्रेसिडेंट हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, ये सब। ठीक है, अभी सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए था वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन इसका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन इसका यानी कि चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब। ठीक है ना, गवर्नर हो गए। और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, पंचायत हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और ट्रस्ट हो गए, ये भी स्टेट में आते हैं, जो कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं इनको, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो सिटीज़ में लोकल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, बाकी अथॉरिटीज़ जो कि स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी हैं। स्टैट्यूटरी का मतलब कि एक एक्ट के थ्रू लाई गई हैं, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है कि किसी ऑर्डर के थ्रू लाई गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही टाइप की जो इंस्टीट्यूशंस है ये भी होती हैं, जैसे कि LIC हो गई, ONGC हो गई, सेल हो गई। तो ONGC होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, अब एक प्राइवेट बॉडी भी स्टेट के नाम के अंदर फॉल करती है अगर वो प्राइवेट बॉडी सरकार के लिए काम कर रही है तो। ठीक है, ये 5 चीज़ें आप याद रखिए कौन कौन स्टेट में आ सकता है। ठीक है ना, ओके। फिर अगली चीज़, आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है उस लॉ से, तो उस लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का जुडिशियल रिव्यू है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना रिव्यू दे रहा है उस लॉ पे कि लॉ सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 इस टाइप की चीज़ें कर सकता है कि किसी लॉ को इनवैलिड कर दे। ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है तो। ठीक है, अब कुछ टाइप ऑफ लॉज जैसे जिनको इनवैलिड घोषित किया जा सकता है वो हैं परमानेंट लॉज, जैसे कि कोई लॉ पार्लियामेंट ने पास किया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, उसको जुडिशियल रिव्यू में लाया जा सकता है। टेम्परेरी लॉज, जैसे कि जो ऑर्डिनेंस पास करते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनको भी जो है इस जुडिशियल रिव्यू में लाया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ जो छुटपुटिया ऑर्डर पास होते हैं, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन जो बनते रहते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, ये सब भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर है। इसी के साथ साथ जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, जिनको पास नहीं किया गया किसी संसद में, लेकिन फिर भी उनके पास लॉ की पावर है, लॉ का फोर्स है, उनको भी जो है जुडिशियल रिव्यू का सामना करना पड़ेगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं तो। एक चीज़ है जिसको सामना नहीं करना पड़ता जुडिशियल रिव्यू का, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके किसी फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वो लेजिस्लेचर के पावर में है, वो लेजिस्लेचर कर सकता है। पर शर्त यह है कि ये फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को हनन नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर में मौजूद है तो उस फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते। बाकी किसी फंडामेंटल राइट को अगर आप चेंज करना चाहें, उसमें कुछ सुधार करना चाहें, कोई बदलाव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में काफ़ी पावर है, ये चीज़ याद रखिए यहाँ पर। इसी के साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हमको अवेलेबल हैं, जो कि हमको आगे पढ़ने हैं, उसका ग्लिम्स ले लेते हैं, बस झलक
राइट टू इक्वालिटी पढ़ना है, राइट टू फ्रीडम पढ़ना है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ना है, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पढ़ने हैं और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पढ़ना है। अब इनके बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ये बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसने आपको बता दिया कि फंडामेंटल राइट में बेसिकली है क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें हमारी वीडियो को, एक थम्स अप दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।